आज हम जिनके साथ हैं आप उनको को जानते ही हैं, है ना? जोर से इनका नाम लीजिए। देखिए, हमारे सिनेमा ने 100 साल पूरे कर लिए हैं और सिनेमा में इन्होंने 50 साल पूरे कर लिए हैं। तो पूरी सदी सिनेमा की है और आधी सदी सचिन पिलगांवकर जी की है। इन्होंने कितना लंबा वक्त देखा है, सोचिए कि शोले, उससे पहले मुग़ल आज़म, हाल के सालों में आई जो फिल्में हैं 90s की, 2000 के बाद जो फिल्में जैसी भी बनी, अच्छी या बुरी, टेलीविज़न की दुनिया इन्होंने देखी। जब से टेलीविज़न इस देश में आया और वो बड़े बड़े शोज़, हम लोग, बुनियाद, वागले की दुनिया से लेके आज तक जो भी कूड़ा हो रहा है टेलीविज़न पर, वो सब इन्होंने देखा। और बहुत खूबसूरत सफ़र इनका लैंग्वेजेस की दुनिया में रहा है। हिंदी, मराठी, आप खुद मराठी हैं लेकिन हिंदी, भोजपुरी भाषा में काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उर्दू भाषा, उर्दू ज़ुबान से जो उनका प्यार है वो काबिले तारीफ़ है कि ये कहते हैं कि मैं रहता तो अपनी बीवी के साथ हूँ लेकिन मेरे जहन पे, मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा उर्दू छाई रहती है। तो इन 50 सालों में और उर्दू के साथ साथ इनका जो सफ़र रहा है, उस खूबसूरत यादों के समुंदर से आज क्या क्या मोती निकलेंगे, बस अब आप देखते जाइए। सचिन जी, आपका बहुत शुक्रिया। बम्बई से तशरीफ़ ला रहे हैं आप, ये सर्दी आपको रास आ रही है? बहुत ज़्यादा। मैं ज़रा सर्दी का आशिक़ हूँ और मुंबई में हमें नसीब नहीं होती और मुंबई में सर्दी क्या, ये स्वेटर पहनना भी नसीब नहीं होता और रखे हैं घर में क्योंकि आउटडोर शूटिंग के लिए जाना पड़ता है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे थोड़ी सर्द होती है तो वहाँ पर फिर ऐसे कपड़े बाहर निकलते हैं, पहनने का मौका मिलता है और आज मुझे आपकी वजह से स्वेटर पहनने का मौका मिला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल आई तो मैं भी बॉम्बे से ही हूँ, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, ये सर्दी जो है ये सिर्फ दिल्ली के ही लोगों को मैसर होती है, हम इस मामले में ज़रा अनलकी हैं। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। सचिन जी, मेरी आपसे फ़ोन पे लंबी बात हो रही थी जी। मतलब मुझे तो लगता है अगर मैं वो फ़ोन का कॉन्वर्सेशन ही लोगों को सुना दूँ तो वो बाग बाग हो जाए। क्या आपने मेमोरीज मुझसे शेयर की थी और क्या क्या बातें और क्या क्या अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में, तजुर्बात से आप गुजरे हैं जी। आप ओरिजिनली कोंकणी हैं? कोंकणी, मैं गोवा, मतलब हमारे फोर फादर्स गोवा से आए हैं और 4 जनरेशन से ज़्यादा हम लोग मुंबई में हैं। इसी वजह से कोंकणी हमारी मदर टंग होते हुए भी हम लोग मराठी बोलते हैं सब। मतलब मैंने भी बचपन से अपने कानों से मराठी ही सुनी है घर में, तो जाहिर सी बात है कि हमारी वो एक मदर टंग हो गई, ऐसा हाँ, आप कह सकते हैं हाँ। जी हाँ। और एक इंसान जो, अच्छा, हमको आम तौर पर ऐसा लगता है, बचपन में हमको ऐसा बताया गया था या सबकॉन्शियसली हमको ये तालीम मिली बाय वे ऑफ योर सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड इम्पैक्ट ऑन अस कि हमारी भाषा सबसे अच्छी भाषा, हमारी तहजीब सबसे अच्छी तहजीब, हमारा कल्चर सबसे अच्छा, हमारा मज़हब सबसे अच्छा, हमारा देश सबसे अच्छा। हमको ये नार्सिसिज्म सिखाया गया है या फिर समझिए कि हमने अपने आप कहीं से ये सोच लिया। लेकिन मराठी होते हुए भी उर्दू लैंग्वेज जो आपका बेहिसाब प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, ये आया कैसे? क्योंकि आपकी फैमिली में तो कोई उर्दू नहीं बोलता था। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बोलता था, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मैं हमेशा यही समझता हूँ कि आप जब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे की माँ से नफरत करते हैं। वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। तो वैसी ही बात है, ये माँ से ही नसीब हुई मुझे। अच्छा। हाँ हाँ, एक और, मतलब मेरी एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पैदा किया, तो मेरी खुशकिस्मती से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी पर्सनालिटी आई जिनका नाम मीना कुमारी। आज के बच्चे जो हैं शायद उन्होंने उनका काम देखा है, नहीं देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन
कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़रूर देखा है, अगर ना देखा हो तो मैं इल्तिजा करूंगा कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस औरत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला एक फिल्म में, जब मेरी उम्र थी 9 साल। 9 साल। और 9 साल की उम्र में हम दोनों उस फिल्म में मेन रोल्स कर रहे थे। वाह वाह वाह। और ऋषिकेश मुखर्जी यानी ऋषि दा उस फिल्म के निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, मंजली दीदी, और प्रोड्यूसर थे हेमंत कुमार, जो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर। वाह वाह वाह। तो ऐसे बड़े बड़े लोग उस फिल्म में कनेक्टेड थे। और मीना आपा के साथ, मैं उनको मीना आपा फिर कहने लगा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आंटी वंटी बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। बिल्कुल नहीं। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि फिर मैं क्या कहूँ, कैसे पुकारूँ आपको। बोले नहीं, मुझे मीना आपा कहो। तब से लेके आज तक जी मैं उन्हें मीना आपा ही कहते आ रहा हूँ। अच्छा। और मीना आपा ने एक चीज़ ताड़ ली, क्योंकि कुछ दिन शूटिंग होने के बाद चंद सीन्स हमारे हो गए शूट, तो वो बड़ी शार्प औरत थी। अच्छा। और उन्होंने ताड़ लिया। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, एक पास में शॉट के बीच वक्त होता है कभी कभार, तो मुझे बुलाया कि अरे सचिन, तुम घर में क्या बोलते हो, तुम्हारी मदर टंग क्या है? मैंने कहा मेरी मदर टंग मराठी है। और घर में क्या बोलते हो? बोले मराठी बोलता हूँ। और फिर अच्छा, तो फिर ये हिंदी या हिंदुस्तानी कब बोलते हो? बोले जब भी शूटिंग पर पहुंचता हूँ तो वहां पे जो लोग मराठी बोलने वाले नहीं होते उनके साथ इस जबान में बोलता हूँ। अच्छा। या फिर डायलॉग सामने आते हैं तो वो पढ़ के याद करके वो बोलता हूँ, उसी वक्त मैं ये भाषा बोलता हूँ। बोले हाँ, तभी तुम्हारे डिक्शन में मराठीपन झलकता है। तो मैंने कहा अच्छा, कैसे झलकता है? कैसे झलकता है, वो क्या है? बोले नहीं बेटा, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और अगर वो दूर करना है हमें, तो तुम्हें उर्दू ज़बान से मोहब्बत करनी होगी। अच्छा। तो मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की, उनसे परमिशन ली कि मैं सचिन को अपने घर बुलाऊंगी, हफ्ते में 4 बार 2 घंटे रोज़ मैं उसके साथ बैठकर उसको उर्दू कैसे बोलना चाहिए, तलफ़ुज़ क्या होता है, सबके मायने क्या होते हैं इन चीज़ों के, कैसे सिर्फ बोलना ठीक नहीं होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या उसके मानी क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और वो लंबी सी गाड़ी मुझे भेजा करती थी। हाँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता था लंबी गाड़ी में बैठ के दादर से जूहू पे जाने के लिए। जूहू पे जानकी कुटीर में उनका घर हुआ करता था। तो पहुंचने के बाद 2 घंटे में से 1 घंटा वो मेरे साथ टेबल टेनिस खेलती थी। अच्छा। हाँ, ताकि मैं ज़रा थोड़ा इंटरटेन हो जाऊँ। क्योंकि क्या होता है, हर बच्चे को दिल बस्तगी जो है वो बहुत प्यारी होती है। जी जी जी। तो मैं उनके साथ वो टेबल टेनिस खेलता था 1 घंटा, और जैसे 1 घंटा पूरा हो जाता था वो बोलते थे आप आओ सचिन बैठो मेरे साथ। और फिर वो मुझे बोलना सिखाती थी, और कैसे एक एक लफ्ज़ किस तरह से तुमको बोलना चाहिए, उसका तलफ़ुज़ क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आता नहीं था तो थोड़ी तकलीफ़ होती थी। और कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद मैं थोड़ा सा बोर हो गया, तो मैंने फिर मीना आपा से कहा कि मीना आपा वही खेलते हैं ना वो, ये क्यों? बोला नहीं बेटा, कुछ दिनों बाद वो बंद हो जाएगा, ये 2 घंटे चलेगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक दिन पूछ लिया मीना आपा से, मीना आपा जी क्या मतलब बोलूं? बोले तुम्हें पढ़ना लिखना आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन बोलना ऐसे आना चाहिए कि राह चलते इंसान रुक के मुड़ के देखे कि कौन बोल रहा है। क्या बात है, क्या बात, वाह। इसलिए मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता उर्दू। अच्छा। उन्होंने सिखाया ही नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा पूरा ध्यान दो, पूरा फोकस रखो जबान पे। वो जुबान ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को। बोले इसका फायदा होगा मीना आपा? बोले बेटा तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो, काफी साल तक तुम इस इंडस्ट्री में रहोगे। अच्छा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम याद करोगे कि मेरी एक आपा थी जो मुझे कुछ दे गई। क्या बात, क्या बात। और यकीन मानिए मेरी जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे उस औरत की याद नहीं आती। सही बात है। एक ऐसी चीज है, उस औरत ने मुझे ऐसी दौलत दी है जो मुझसे कोई चुरा ही नहीं सकता। सही बात है। जिसे मुझे किसी भी लॉकर में, बैंक में, कहीं भी रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात है। वो इतनी महफूज
यकीनन। चीज़ है और जिससे मैं खुद अपने आप को महसूस करता हूँ. You see, I feel myself very much mentally secured because I know this language. आप सही कह रहे हैं और ये बात सही है जैसे उन्होंने कहा कि वाकई उर्दू एक ऐसी जुबान है जो कई लोगों को लिखनी नहीं आती और तो और पढ़नी भी नहीं आती, बावजूद उसके बोलनी आती है. ये खासियत है इस जुबान की. दाग का वो कौन सा शेर है कि खेल नहीं है दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते. इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं आती है. और ये दिल वालों की बस्ती है. हाँ. ये बसते बसते बस्ती है. हाँ. मुझे वो कैफी आजमी साहब की फिल्म थी ना हीर रांझा जी, पूरी फिल्म लिख दी थी उन्होंने काफिये में. एक डायलॉग काफिये में था. अगर आपने ना देखी हो तो उसको कभी देखिए कि 3 घंटे की एक फिल्म में हर फ्रेम में शायरी है, हर बात में शायरी है. वो डायलॉग जो थे वो सारे शायरी के अंदाज में पेश किए गए थे. हाँ, हर बात एक शेर की तरह से पेश की गई थी. आप सही कह रहे हैं. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपका वक्त सचिन जी ऐसे लोगों के साथ बीता था जिनका जिक्र आज रेख्ता में हो रहा है. जी. मजरू सुल्तानपुरी के बारे में वहाँ पे बहस चल रही है. जावेद अख्तर साहब सैफ के साथ बैठे हैं. साहिर लुधियानवी जी के बारे में हम अभी कुछ कल बात कर रहे थे और न जाने ऐसे कितने शेर. कैफी आजमी की अभी फिल्म का नाम हमने लिया. तो ये जो गोल्डन पीरियड जो बीता, मुगल आजम, पाकीज़ा, जो मोती है इस समंदर के, सिनेमा के समंदर के जो मोती हैं वो उस जुबान से आए थे या उस जुबान के हवाले से पहुंचे थे या उस जुबान के ब्रिज पे चलकर हम तक पहुंचे थे. तो उस ब्रिज को बनाने वाले, उस पुल को बनाने वाले जो लोग थे, जो बड़े बड़े शख्सियतें थी, आपने उन लोगों के साथ या तो काम किया या तो उनके साथ वक्त बिताया. मीना कुमारी उनमें से एक थी या उनकी आप शागिर्दी में रहे. मजरू सुल्तानपुरी साहब का भी तो जिक्र कीजिए जिनको आप अब्बा कहते हैं. जी हाँ, जी हाँ, मैं अब भी उन्हें अब्बा ही कहता हूँ क्योंकि मीना आपा का इंतकाल मेरे ख्याल से 1972 में हुआ और जब वो हुआ मेरी उम्र बहुत कम ही थी उस वक्त. आई वॉज 15 years old दैट टाइम और मैं ज़रा बहुत ही इनसिक्योर महसूस मैंने किया. मैंने कहा 6 साल मैंने जिस औरत से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है उस औरत का सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया. वो चली गई. उन्हें तो मिस करूँगा ही करूँगा, लेकिन अब मेरी उर्दू का भी क्या होगा? मुझे कौन बताएगा जब मैं कहीं अटकूँगा कि इस लफ्ज़ के मायने क्या हैं, तो मैं किसको पूछूंगा? कैसे मैं आगे बढ़ूंगा? क्योंकि मुझे सीखना, एक चीज़ मेरी लत है जो मुझे कभी मेरा साथ ना छोड़े, ऐसी मैं दुआ करता हूँ. वो लत है सीखना. कुछ ना कुछ हर रोज़ किसी ना किसी से सीखना. बिल्कुल. तो मैं इसी सोच में था. मतलब वो जो राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है सोचने पे कि बस इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, ये नदी कैसे पार की जाए. बड़ा खूबसूरत शेर राहत साहब का है. तो मैं उसी सोच में था कि मैं क्या होगा मेरा. और जिस घर में हम लोग शिफ्ट कर चुके थे 1970 में, तो वहाँ पर मुझे उस वक्त मालूम पड़ा क्योंकि एक लड़का सा हमारे घर पे आया, मेरी ही उम्र का, हम उम्र था. उसने कहा मेरा नाम एरम है, सब लोग मुझे अमू कहते हैं और मैं मजरू सुल्तानपुरी का बेटा हूँ. मेरे साथ खेलोगे? वाह वाह वाह. अच्छा. मैंने बोला मजरू सुल्तानपुरी, वो फिल्म में लिखते हैं ना गाने. मैंने कहा नहीं वो बहुत बड़े शायर हैं. हाँ वो तो हैं. वो तुम यहीं रहते हो? बोले क्या कि नाम सामने. था उनके बेटे का? एरम. हाँ. अच्छा. जन्नत को एरम कहते हैं. तो हम लोग उसे प्यार से अमू अच्छा कहते थे. बोले रहते कहाँ है? रहते कहाँ हो तुम? बोले वो देखो सामने तुम्हारे बिल्डिंग के सामने जो बंगला है ना, वहाँ सामने हम रहते हैं. अच्छा. मैंने कहा मैं एक शर्त पे तुम्हारे साथ खेलने नीचे आऊंगा. पापा मिलेंगे तो? तुम्हारे वालिद साहब से अगर तुम मेरी मुलाकात करा दो तो मैं तुमसे तुम्हारे साथ खेलूंगा. बोले हाँ अभी चलो. तो मुझे और क्या चाहिए था. अच्छा. मैं निकल पड़ा और अब्बा से मेरी मुलाकात हुई. उस वक्त तो मैं यूं आदाब करके, तो उन्होंने देखा कि ये 15 साल का बच्चा मुझे आदाब कर रहा है, तो उन्होंने नाम पूछा. अच्छा. मैंने कहा मेरा नाम सचिन पिलगांवकर है. और फिर उनको और ज्यादा ताज्जुब हुआ. पिलगांवकर और आदाब कर रहा. मैं
वो भी उसी वहम का शिकार थे जिस वहम के शिकार और फिर पूरा मुलाकातें मुल्क है। होती गई, उन्हें भी पता चला मेरी जो मोहब्बत है इस जबान से और कैसे हुई, मीना आपा के बारे में नॉल। तो एक अजीब किस्म का एक क्या कहते हैं उसका, एक रैपो आपस में डेवलप हुआ। और फिर वो मेरे साथ उस तरह से बिहेव करने लगे, बर्ताव उनका वैसा होते गया। काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। एक वाकया शेयर करूंगा, ये मुलाकात के बाद, एक रिश्ता बनने के बाद की बात है ये। एक बार ऐसा था, एक दिन ऐसा था कि ईद थी, तो ईद में अब्बा ने सारे बच्चों को बुलाया ईदी देने के लिए, ठीक है। तो सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। कितनी ईदी मिलती थी उस 10 जमाने रुपए। में? अच्छा, 70s में? जी जी जी, ये मैं 70s बात में कर रहा 10 हूँ रुपए? 73 से 72 73 की बात कर रहा हूँ, बड़े 73 की फराख बात कर दिल। रहा हूँ जी। 10 रुपए ईदी। सारे बच्चे खड़े होते थे और अब्बा की बेडरूम में, अब्बा हमेशा बैठते थे बेड पे, बड़ी सी उनकी मसेरी हाँ किस्म की तख्त होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं भाई बेड था, अच्छा। बाकायदा बेड था जहाँ पे वो बैठते थे, गाने भी वहीं पे लिखते थे अच्छा और वहाँ पे बैठते थे। और उनकी ख्वाबगाह में तो मतलब मैं बराह रास्त पहुँच जाया करता था। अच्छा हाँ, क्योंकि अब्बा ही है मेरे, तो जी। मुझे किस बात की कोई इनिबिशन नहीं थी। जी। तो सबको बुलाया, एक एक नाम लेके सबको 10-10 रुपए थे। जैसे बच्चे को 10 रुपए मिले, वो बच्चा भाग के कहीं ना कुछ लेने चॉकलेट चला खाना गया। है या आइसक्रीम खाना है या क्या कर, वो भागा करता था बच्चा, वो रुकता ही नहीं था वहां पे। जी। एक एक का नाम लिया, हम्म। मेरा नाम ही नहीं ले रहे थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब नाम लेंगे, अब नाम लेंगे, जी। अब नाम लेंगे, नहीं ले रहे थे। जी। सब बच्चों को उन्होंने 10-10 रुपए दिए, सब चले गए और मैं अकेला वहाँ खड़ा था। और मैंने यूं सर झुका के मैं निकलने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे ईदी अब्बा नहीं देंगे या मुझे ईदी नहीं मिलेगी। और मैं जा रहा था तो उन्होंने आवाज़ दी, सचिन। मैंने कहा जी अब्बा, यहाँ हो, बैठो। सामने बिठाया बेड पे, एक कागज लिया, कलम लिया। उन्हें पता था कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता। अच्छा। तो उन्होंने देवनागरी में एक गजल लिखी। अच्छा। गजल लिखी, वक्त लगा उन्हें थोड़ा सा देवनागरी में लिखने में। अच्छा। लेकिन उन्होंने गजल लिखी, नीचे लिखा मजरूह, अच्छा। और मेरे हाथ में थमाई और कहा, बेटा ये तेरी ईदी। ओहो, क्या बात है। मैंने देखा और मैंने अब्बा से कहा, अब्बा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये मिलेगा आपसे। तो बोले जाओ खेलो। मैंने निकलने लगा तो मैंने पूछा, अब्बा एक बात पूछूं? बोले हाँ बेटा पूछो। बोले आपने बाकी बच्चों को ये क्यों नहीं दिया, मुझे ही क्यों दिया? बोले नहीं बेटा, उनकी समझ में नहीं आएगा, तू जा। क्या बात। और वो गजल भी क्या थी जो उन्होंने मुझे दी उस वक्त। जी बताइए। और उसके माने मतलब कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई थी, तो बाद में जाके दूसरे दिन मैंने उनसे सब कुछ पूछ भी लिया। उसका मतलब ये था कि माना शबे गम सुबह की महरम तो नहीं है। वाह। माना शबे गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंग हिना कम तो नहीं है। वाह 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 वाह। सूरज से तेरा रंग। माना शबे गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंग हिना कम तो नहीं है। अब कार गए दहर में, अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल। अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, ऐ यार कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। ऐ यार कहीं ये भी तेरा गम, ऐ यार तो कहीं नहीं ये है। भी तेरा गम तो नहीं है। और चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर, ओहो। चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। ओहो। और मक्ता है अब्बा का कि सहरा में बगुला भी है, टॉर्नेडो। सहरा में बगुला भी है, मजरूह सबा भी। अच्छा। सहरा में बगुला भी है, मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारा ए आलम तो नहीं है। तो ये मुझे अगर किसी बच्चे को 15 साल में 16 साल में अगर हाथ में ये एक अगर ये ईदी मिले
तो जाहिर है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल आप सही जिसके नसीब में, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इसीलिए समझता हूँ कि मैं इन लोगों के बीच मेरा बचपन गुजरा है और मैं बड़ा हो रहा था, और खुशी की बात यह कि अब भी हो रहा हूँ। जी जी जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ सचिन जी। मैं जब बॉम्बे पहुंची थी नई नई, तो आई वॉज अ जर्नलिस्ट, तो मैं दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू करने पहुंची थी। ये बात है समझिए 2004 की, और उस ज़माने में वो हंसते बोलते खूब, उनके घर में महफिलें लगती थी और 100-200 आदमी रोज़ उनके घर में बैठा रहता था। उनका बर्थडे था या शायद नया दौर या कौन सी फिल्म थी वो कलर करके दोबारा आ रही थी, कुछ तो ऐसा था, या शायद बर्थडे था, नया दौर बाद में कलर हुई। तो उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो अब जर्नलिस्ट से तो वैसे सब लोग डरते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब उन सीनियर जर्नलिस्ट ने एक गलत शेर पढ़ा तो यूसुफ साहब बिदक गए, बहुत गुस्सा आ गया उनको। क्या है, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? मतलब बाकायदा दिख रहा था कि वो बहुत नाराज हो गए कि आपने शेर गलत कैसे पढ़ा। आप मेरे बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दें मुझे चलेगा, लेकिन आप शेर गलत नहीं पढ़ सकते। तो बहुत नाराज हो गया। ये लाइव चल रहा था और लाइव पे उन्होंने बोला गलत बोल रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ क्या शेर है। और फिर उन्होंने शेर सही पढ़ा। खैर इतनी देर में धर्मेंद्र जी आ गया। धर्मेंद्र जी आप सब जानते हैं कि मैं उनके बारे में भी आपसे पूछूंगी। धर्मेंद्र जी भी खुद शायरी के बहुत बड़े दीवाने हैं, बहुत ज्यादा, और वो भी बहुत मुरीद हैं, बहुत बड़े मुरीद हैं, बहुत बड़े मुरीद। तो उनके सामने जब हम लोगों ने जाना शुरू किया, और ऐसे जैसे आप मजरू साहब के पास जब जाते थे, बहुत छोटे थे, तो मैं खुद भी उस ज़माने में पोइट्री करती थी, तो वो उनको इतना पसंद आया कि आज के ज़माने में नई पीढ़ी का कोई बच्चा शेर व शायरी में इतनी दिलचस्पी लेता हो और तो और ख़ुद लिखता हो। तो फिर उन्होंने मुझे भी इस तरह से एक तरह से कहा जाए कि अपनी शागिर्दी में ले लिया। फिर मैं हर साल कई बार उनके पास जाना मिलना, और फिर वो करते थे, ठीक करते थे मेरी नज़में कि देखो ये ऐसे नहीं, ये ऐसे हैं, तरमीम करते थे जी। आप तो, मतलब इस्लाह करती थी उनसे? जी थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मैं कुछ सुनाती थी उनको। तो ये आप सही कह रहे हैं कि जब कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान जब नए खून को देखता है कि उसके अंदर एक स्पार्क है, शौक है, नया कुछ लर्न करने की चाह है, तो अपना वक्त निकाल के उसको दे देता है, जैसे मीना जी ने किया और मजरू जी ने किया। बहुत सही कहा आपने। हाँ, उनके अलावा, मजरू जी के अलावा उनके कंटेम्प्रेरीज कोई ऐसे थे जिनके साथ आपका बड़ा वक्त बीता हो? बहुत सारे लोग, मतलब मैं तो ये भी आज कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनका दखल है इसमें और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और सीखना चाहते हैं। आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं इसी चीज़ से मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूँ। 1985 में, मुझे याद है वो साल भी, मेरे सामने एक किताब आई। उस किताब का नाम था आईनाए गज़ल। आईनाए गज़ल। और ये मेरे कहते हैं कहाँ की पब्लिकेशन है का, तो पता चला मुझे नागपुर की है साहब। अच्छा। हाँ जी, नागपुर की पब्लिकेशन है। और मैंने कहा किसने उसको लिखा है या ऐसा सोचा है, और ये किताब क्या है, तो मुझे पता चला ये डिक्शनरी है उर्दू की, लेकिन देवनागरी में। और बनाने वाले हैं डॉक्टर विनय वाइकर और डॉक्टर जरीना सानी। ये इन दोनों ने मिलकर ये किताब बनाई है, जिसमें देवनागरी में उर्दू का एक लफ्ज है और उसके मायने जो हैं वो हिंदी में, मराठी में और अंग्रेजी में। क्या बात है। और उसके नीचे ऐसा एक शेर जिसमें उस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया हो। अरे इतना डिटेल्ड काम देखिए। इतना डिटेल्ड काम मैंने देखकर मैं हैरान हो गया, और मुझे लगा कि मैं मिलूं, तो पता चला कि डॉक्टर जरीना सानी जो हैं वो रही नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर विनय वाइकर से मिलूं, क्योंकि एक मराठी आदमी है जी, और वो मराठी आदमी भी इस कदर इसमें डूबा हुआ है, तो मैं मिलना चाहूँगा। लेकिन बदकिस्मती मेरी ऐसी थी कि मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई नहीं। बावजूद इसके मैंने वो किताब कम से कम 300-350 लोगों को गिफ्ट की है, जिनको उर्दू का एक क्यूरियोसिटी थी, एक खोज थी इस ज़बान की। क्योंकि क्या है, देखिए ये ज़बान ऐसी है ना कि आप भले ही किसी एक लफ्ज़ के मायने जो हैं वो भले ही ना समझें, फिर भी आप इस ज़बान की खनक और लचक से नहीं बच सकते। यकीनन इस ज़बान को बहुतों ने ख़त्म करने की कोशिश की कई बार, और बावजूद इसके ये ज़बान फिर बाहर निकली है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। किसी एक उस्ताद
शायर का शेर था, बदकिस्मती से मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो शेर ऐसा था, उर्दू के मुतालिक कह रहा हूं मैं, कि जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये दबा नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता साहब। और मुझे आज और ज्यादा इस चीज के बारे में जो है वो भरोसा जो है वो बढ़ गया है, इतनी तादाद में लोगों को यहाँ पे मौजूद देख के, और जिस तरह से आप जो जश्न मना रहे हैं, जश्न रेख्ता हर साल मना रहे हैं, और हर साल वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी। उसकी अहमियत भी बढ़ती जा रही है और उसका नाम भी बढ़ता जा रहा है, और आप जैसे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है जी। तो मैं नहीं समझता कि उर्दू को कोई ख़त्म कर पाएगा जब तक आप लोग जिंदा हैं जी। उसका सीधा सा एक तर्क मैं आपको बताऊं, एक बुरा करने वाले पे 1000 अच्छा करने वाले दुनिया में मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, इसलिए ये मत सोचिए कि दुनिया बुरी हो गई है, उर्दू ख़त्म हो गई है, अच्छाई ख़त्म हो गई है, ज़माना ख़राब हो गया है, बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट दैट सारे अच्छे लोग उस खूबसूरती से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है जिस खूबसूरती और अकल से कुछ बुरा करने वाले एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छे लोग अपना अपना काम करते रहते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं, तो वो एक फ़र्क है जो सबको समझने की ज़रूरत है। कभी भी नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती थी कि एक बोर्ड लिखा था, बॉम्बे में हम लोग एक उसमें गए थे, उसमें एक बोर्ड लिखा था, से नो टू टेररिज्म जी। तो वो बोली कि बस यही गलती है, जितना एक वर्ड को बोलोगे, लिखोगे, देखोगे, वो उतना यूनिवर्स में जाएगा। इसकी जगह बोर्ड पे लिखा होना चाहिए था, से यस टू पीस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। और ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो चीज़ बोलेंगे तो जहन में पहले वो चली जाएगी। हाँ। अब तुम अब्दुल कलाम साहब छोटे थे जी, और अपनी कजिन के साथ उनके घर पे गए थे गांव में खेलने के लिए जी। पेड़ पे चढ़ गए दोनों। हाँ। और दोनों छोटे थे, तो जो वालिद साहब थे कलाम साहब के, वो भी वहां मौजूद थे सामने, और उनकी बहन भी मौजूद थी जो उसकी माँ थी लड़की की जी। तो कलाम साहब के वालिद ने कहा कि संभल के उतरो वरना गिर जाओगे। ये नहीं कहा कि लेकिन हाँ। बहन ने कहा हाँ। कि अरे गिर जाओगी, संभल के उतरो। क्या बात। जो सबसे पहला आप जो बोलते हैं वो जहन में रह जाता है। कलाम साहब संभल के उतरे क्योंकि वो पहले उन्होंने सुना था, वो गिरे नहीं, वो गिरे नहीं। लेकिन उनकी जो बहन थी उन्होंने सबसे पहले क्या सुना था, गिर जाओगी, संभल के उतरो। तो उनके जहन में गिर जाओगी था, वो गिर गई। वाह वाह वाह, संभलने के बावजूद। वाह 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 वाह। तो आपके जहन में आप क्या डालते हो दूसरों के, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो कहने के 1000 तरीके होते हैं, एक थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी दूसरी बात ये, मैं उर्दू जबान या उसके मुतालिक अगर कहें तो मैंने कभी एक शेर कहा है 2 दिन पहले। वो क्योंकि ये जबान ऐसी है ना कि आपको वो शायद बना के ही छोड़ती है, लिख ही डालते हैं। हाँ, वो इतना आप उसमें अगर घुस जाते हैं कि वो आपको छोड़ती ही नहीं है। फिर अच्छे बुरे अलग बात है, हाँ, लेकिन बना के छोड़ती जरूर है। मुझ जैसा अदना शायर भी बनता है और बड़े बड़े शायर भी बनते हैं। तो मैंने ये कहा था कि अपनी तालीम का इम्कान आप होता है, अपनी तालीम का इम्कान आप होता है। आप अपने आप वो वाला आप होता है। अपनी तालीम का इम्कान आप होता है। एक बच्चा ही तो इंसान का बाप होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत है। एक बच्चा ही तो इंसान का बाप होता है। एक बच्चा ही तो इंसान का बाप होता है। तो जब तक कि बच्चा इंसान का बाप होगा तब तक ये अच्छी अच्छी चीजें इस दुनिया में बनती रहेंगी, होती रहेंगी। दिलचस्प बात आपने बोली सचिन जी, इसको भी एड्रेस करते हैं। थोड़ी बहुत मराठी मुझे भी आती है। चालत्या गाडी में उतरू अगर चढू नका तो वाला जीवाले धोका है। करेक्ट। मुलगी शिकली प्रगति झाली, बस इतना ही आता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी जो दूसरी बात जो आपने कही ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली, हाँ। वो तो आपने खुद साबित करके दिखाया है। बहुत तो मतलब और अच्छा लगा सुन के आपके मुंह से मराठी। नहीं, और मैं सीखना चाहती हूँ। मुझे लैंग्वेजेस
की तरफ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ लैंग्वेजेस जी। की। थोड़ा अपने इंटरव्यू में जो मेरा एक चैट शो है उसमें कभी गुजराती में बोलती हूँ, कभी बंगाली में अरे बोलती वाह। हूँ, किसी साउथ के एक्टर का होता है तो मैं उनसे कोशिश करती हूँ एक सेंटेंस मलयालम में मैं बोलूँ, उनके हवाले से अपने हिंदी व्यूअर्स को मलयालम सिखाऊं कि अरे सुनिए वाह। ज़रा ये डायलॉग मलयालम में बोल दीजिए, तो ज़रा ये बंगाली में बोलिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि हमको बस हम डूबे हुए हैं अपनी दुनिया में। जी हम जी बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते, जी। ना हम पड़ोसी के घर में देखना चाहते हैं, ना हम दूसरे कल्चर्स में क्या क्या हो रहे हैं उसको देखना नहीं चाहते। आपने इस कल्चर में देखा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग दूसरे कल्चर्स में उतना नहीं देख रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ा बहुत मराठी प्लेस देखने शुरू किए, अरे क्या काम हो रहा है मराठी बहुत बड़ा, थिएटर की दुनिया में। बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मतलब मैं तो यहाँ तक कहूँगी, एक फिल्म देखी थी मैंने, श्वास, मराठी फिल्म है, अरे आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सो नेवर बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन एनीथिंग, वन जस्ट ऑलवेज ट्रांसेंड द बाउंड्रीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल तभी सही। इंसान में वो होती है, क्या कहेंगे उसको, वो और बेहतर बनता है और बिल्कुल। आला बनता है। बिल्कुल सही। तो सचिन जी, आपको कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये तो पाकिस्तानियों की जुबान है, तुम क्यों सीख रहे हो? नहीं, मुझे अगर कोई बोले भी तो मैं उसको वहीं पे चुप करा दूंगा, हम्म क्योंकि ये तो पाकिस्तान की ज़बान है नहीं, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। हम्म और कई लोगों को दूसरों की चीज़ अपनी बोलने में बड़ी खुशी होती है, तो वैसी ही ये बात है। और शायद इसी वजह से उसे वो अपना कहते हैं। चलो, किसी को तो अपना अपना कहते हैं। अपना किसी को कहने में कोई बुराई थोड़ी है, बिल्कुल। अच्छा ही है। दुश्मन कहने में बुराई है, अपना कहने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर वो समझते हैं ऐसा, ये हमारी ज़बान है, ये अपनी ज़बान है, तो भैया आप खुश रहो, चाहिए आपकी ज़बान है, चलिए ठीक है। लेकिन ये आपके बाप ने आपको दी है। ये बहन मेरी है, आपकी नहीं है, ये बाप को अगर आप बोले तो बाप क्या बोलेगा? सही बात है। बोलेगा कि हाँ बाबा तेरी ही बहन, चल ठीक। हाँ उसको पता है कि ये मैंने ही तेरे को दी है भाई बहन। हाँ। अगर मैं नहीं सोचता तो तुम्हारी बहन कभी हो नहीं सकती थी। सही बात है। सही बात है। तो वैसा है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि ये जो ज़बान है वो पाकिस्तानी ज़बान है, तो मैं उस इंसान को उसी वक्त चुप कराऊंगा। और अगर वो पाकिस्तान का हो तो मैं उसे चाय पिलाऊंगा, हाँ जी, और वो भी शीरी चाय पिलाऊंगा, ताकि थोड़ी सी मिठास उसके ज़बान में भी आ जाए। और फिर मैं उससे समझाऊंगा कि क्या दरअसल क्या बात है। हाँ, समझाऊंगा कि पढ़ो पढ़ो, तारीख तारीख पढ़ो। सही बात है। ताकि तुम्हारी समझ में आए कि ये ज़बान है किसकी। मैं तो ये कहता हूँ ये ज़बान इंसान की है। बिल्कुल सही बात। ना ये पाकिस्तान की है, ना ये हिंदुस्तान की है, ये ज़बान इंसान की है। बिल्कुल। अगर इंसान बनना चाहते हो तो उर्दू बोलना सीखो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि भाषाओं को लेके भी कई लोगों ने बड़ी सियासत की है। बिल्कुल, उसका इस्तेमाल किया है इस्तेमाल सियासत। किया, उनका तो फायदा हो गया, उस भाषा का, उस जुबान का बड़ा नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। जावेद साहब ने कही थी, किसने ये बात कही थी कि इस पे मत जाइए कि कौन चीज़ ज़्यादा तादाद में है। अगर तादाद से क्वालिटी का फैसला होता तो शेर नहीं चूहा जंगल का राजा होता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना? क्वांटिटी में बिल्कुल कुछ नहीं है, क्वालिटी में है। आप नहीं, क्लास देखिए उसका। देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी आप सामने रखिए, आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होगा। यकीन है। बताने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी आपको। और जहां पे क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी सफर करेगी। जी जी, सही कह रहे हैं। तो चुनाचे ये आज तय हो गया कि इसका कोई मजहब नहीं है। कोई मजहब नहीं है, जबान का कोई मजहब हो ही नहीं सकता। क्योंकि कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप बगैर बोले कहे जाते हैं। सही बात। उसके तो अल्फाज भी नहीं होते, लेकिन मायने बहुत होते हैं। मायने उसका आप क्या मजहब कहेंगे? सही बात है। क्या हो, कैसे हो सकता है? सही बात है, सही बात। तो आपने, अब जैसे हमने बोला 50 साल आपने इंडस्ट्री में बिताए, आपको मालूम है सचिन जी को 4 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड मिला था। 4 साल की। बखुदा हमारे दूध के दांत नहीं आए थे 4 साल में, जब इनको
एस नहीं, एस दूध के दांत आए आ गए थे, गिरे नहीं थे। गिरे नहीं। तो दूध के दांत आए नहीं थे मतलब मैं 1 साल का भी नहीं था या ऐसा कुछ होगा तब मैं दूध के दांत नहीं आए थे, लेकिन 4 साल में दूध के दांत थे। चलिए, अकल के दांत नहीं आए थे तब तक। अकल की दाढ़ होती है। हाँ, दाढ़ होती है। सही। तो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने अवार्ड दिया था। नहीं जी, नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। हाँ जी, करेक्ट। जी हाँ, सही बात। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। जी। तो हम उनको क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन बोलते हैं, इसे सर्वपल्ली याद नहीं आया आपको इतना। अच्छा, ये बताइए कि 4 साल की उम्र में आपको नेशनल अवार्ड मिल गया जी। फिर उसके बाद लाइफ कैसे बदली आपकी? बचपन तो नहीं बदली तो नहीं, खैर लाइफ तो हमारे बचपन से आपका बचपन तो बहुत अलग रहा होगा, मतलब बिल्कुल रहा होगा, मतलब होगा मतलब प्रिंटेड। हाँ है। हाँ अभी भी है। क्योंकि बचपन तो छीन लिया है उसने, बचपना नहीं छीन पाया। अच्छा। हाँ। तो वो तो अभी तक कायम है। और बचपन अलग इसलिए भी रहा क्योंकि स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे, स्कूल मेट्स थे, उनमें से ज्यादातर लोग जो थे वो बड़े खुश हुआ करते थे मुझसे मिलकर, मेरे साथ मुझसे खेलते हुए। कुछ लोग थोड़े से जलन के मारे जो है वो बात नहीं करते थे। और हमारे को एजुकेशन था, तो स्कूल में जितनी भी लड़कियां थी वो बड़ी दोस्त थी हमारी। अच्छा। तो इस वजह से लड़के और ज्यादा जलते थे। अच्छा। है ना। हाँ। अब देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में हाँ। अगर ऐसा होने लगा जी। तो फिर आगे क्या होगा? है ना। इब्तिदाई इश्क है। अब इब्तिदाई इश्क है। होता है क्या? हाँ, आगे देखिए होता। लेकिन मैंने रोया नहीं कभी उस वक्त, मुझे रोने का मौका किसी भी लड़की ने नहीं दिया। अच्छा, तो वो जो शुरुआती साल थे जब आपने, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ रही थी कि बतौर चाइल्ड एक्टर आपने 65 फिल्में कर डाली। अप्रोक्सीमेटली बतौर चाइल्ड एक्टर 65 फिल्में, 65। आप मतलब कितने मसरूफ रहते होंगे। वाकई आपने जो बोला बचपन चला गया, बचपना नहीं गया, तो बचपन तो आपका वाकई सेट पे ही बीता होगा। जी, ज्यादातर। और मेरे दोस्त यार जो थे वो लाइट्स, कैमरा, ट्रॉली, सेट्स, स्टूडियोज, ये मेरे दोस्त कह लीजिए या रिश्तेदार कह लीजिए, ऐसे मेरे बनते गए और मैं वहीं पे बढ़ता गया और पलता गया। तो कुछ बचपन के डायलॉग याद आ रहे हैं? शुरुआती प्रोजेक्ट का कोई डायलॉग जो आपने तोतली भाषा में बोला हो, आज भी याद हो, संभाल के रखा हो वो पेपर जिसमें वो डायलॉग था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं किया। वैसे ना उस उम्र में ना किसी चीज संभाल के रखना और उसको फिर आगे चल के हम उसका इस्तेमाल करेंगे वगैरह, इतनी अक्ल नहीं होती है बच्चे को, और खास करके लड़कों को। लड़कियों को तो फिर भी होती है। मेरी एक बेटी है, मैं जानता हूँ उसको, मैंने बचपन से उसको देखा है ना, उसके बचपन से। तो मैं ये सब जानता हूँ कि लड़कियों को ना इसकी आदत बहुत होती है, अच्छी है वो आदत बहुत। छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखना, अपने छोटे छोटे खिलौने उनको किसी बैग में रखना ताकि उसको फिर बाद में सजा के रख सकें। लड़के इस काम में बिल्कुल बहुत ही बकवास और घटिया होते हैं। यू नो, तो इसलिए मैंने नहीं किया कभी ऐसा। ये होनी चाहिए आदत लड़कों में। लड़कों में नहीं ना हो तो भी कोई परवाह नहीं, लड़कियों में है, बहुत बड़ी बात है। और देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि औरत जो है ना, लड़की, वुमन, वो ऊपर वाले की सबसे बड़ी देन है इस दुनिया को। और वो इतनी ताकतवर है, वो इतना सब कुछ कर दिखाने की हिम्मत, जज्बा, सब कुछ जो ऊपर वाले ने उसे दिया है। तभी तो मां बनने की खुशकिस्मती सिर्फ औरत को मिली है ना, मर्द को नहीं मिली है, क्योंकि मर्द उस लायक है ही नहीं। एक औरत को ही माँ बनने का जो है वो इख्तियार है। मर्दों पे जाती कर रहे हैं अब आप? नहीं, जाती नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं खुद एक मर्द हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन जो सामने बैठी है यहाँ पे, और मेरी बेटी, ये 4 औरतें मेरी जिंदगी में जो आई हैं, जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई है। तो वैसे हम लोग बहस बहुत करते रहते हैं लेकिन उसका हल नहीं निकालते। बहसों में बहुत सारा एयर टाइम, फिल्म टाइम सब निकला जा रहा है। तो चलिए, लेट्स बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। 3 क्वालिटीज जो मर्दों में होनी चाहिए, बता डालिए। 3 क्वालिटीज जो मर्दों में, कुछ क्वालिटीज जो लड़कों, सुनो, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्या हो?
अच्छा, मैं ये क्वालिटीज़ जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप में नहीं है इस वजह से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। तो ये मत समझिएगा कि मैं ये आप पे इम्पोज कर रहा हूँ या मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप में ये क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं। 3 क्वालिटीज़ मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए। पहली बात, सबसे पहली बात, अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करो। ये सबसे पहली बात। उससे बड़ी इस दुनिया में दूसरी और कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ऐसा सोचने वाला बेटा ही सही मर्द होता है। दूसरा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, पिता के पैरों के नीचे वसीयत के कागजात हैं। सिर्फ पैरों के नीचे नहीं सर, सिर्फ पैरों के नीचे नहीं, हाथ में भी। मतलब अभी तो 2G से 3G और 4G हो गया, पिताजी के हाथ में 5G भी था, 5G था, एक रख के देते थे, 1 सेकंड में फुल नेटवर्क। बहुत अच्छा। तो पैरों के नीचे वसीयत नहीं, हाथ में 5G सलाहियत। सही बात। आप समझे? वो जरूरी है। दूसरी चीज, अपनी बीवी की इज्जत करना। यकीनन वो ऐसी है औरत जिसने बचपन से लेके जवानी तक जिनके साथ रही है, जिनके साथ अपना सब कुछ उसने सीखा है, जिनके हाथों से निवाला अपने मुंह में लिया है, उन सब को छोड़ के वो आपके लिए आपके घर में आई है। कितनी बड़ी कुर्बानी है। उसकी अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो कितनी बुरी बात होगी। उसकी आप इज्जत करें। गाड़ी में अगर बैठते वक्त और कुछ नहीं तो दरवाज़ा खोल के दें उन्हें पहले बिठाएं, फिर आप बैठें। क्या बात है, वाह वाह। कोई देखे ना देखे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, उसको खुशी देने के लिए। और देखिए फिर आप भी कैसे खुश होते हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों पे हाथ मत उठाइए। वाह। औरत पे और बच्चों पे हाथ मत उठाइए कभी भी, क्योंकि हर चीज का सिखाने का तरीका मारना नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात बोली आप। हाँ? बहुत तो अच्छी बात। और जिंदगी के 3 उसूल जो मैं समझता हूँ मर्द और औरत सब हर इंसान को हमेशा जहन में रखने चाहिए। और वो ये है कि जो मैंने पाले हैं, मैंने कभी किसी की जेब में हाथ नहीं डाला, अच्छा। किसी का पैसा नहीं मारा मैंने कभी, ना किसी के पेट पे लात मारी है, किसी का काम नहीं चुराया, ना ही किसी की पीठ पे छुरा भोंका है, किसी को धोखा नहीं दिया। वाह 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 वाह। और 25 साल निकालना है आप बावजूद उसके जी, 50 साल निकालना है आप इंडस्ट्री में। बिल्कुल, बावजूद इसके बावजूद 56वां साल चल रहा है और आपकी दुआ रही तो आगे भी चलेगा। वाह वाह, 56, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आपके सामने फिल्मों से हमारा जहन और हमारा वक्त टेलीविजन पे केंद्रित हो गया। उस वक्त हुआ जरूर था। कुछ टाइम के लिए टेलीविजन became this big thing that suddenly had come into our lives। जी। और हम लोग वागले की दुनिया, बुनियाद, हम लोग वो दौर जो था, लैंग्वेज के हवाले से कैसा था? लैंग्वेज फिर भी बहुत अच्छी थी उस वक्त, क्योंकि बुनियाद के भी आप अगर डायलॉग देखें तो बहुत अच्छे डायलॉग थे। हम लोग के भी डायलॉग बहुत अच्छे थे। जी। मैं और तारीफ करना चाहूँगा, महाभारत नाम की जो सीरियल आई थी, हाँ। उसके डायलॉग संस्कृत ओरिएंटेड डायलॉग डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने लिखे थे। जी। मतलब कृष्ण जी बोल रहे हैं और लिख कौन रहा है? तो डॉक्टर राही मासूम रजा। कितनी बड़ी बात है साहब, कितनी बड़ी बात है। आज हम ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो उर्दू की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। कुछ लोग तो बहुत बड़े हैं, हम उनमें नहीं हैं, जो उर्दू दां बन चुके हैं। और दूसरी तरफ एक उर्दू दां, बिल्कुल, वो संस्कृत पढ़ के और वो समझ के और वो पूरे महाभारत को सामने रख के उसका बिल्कुल उसका स्टडी करके वो डायलॉग लिखना मेरे हिसाब से भी सलाम करने वाली बात है। वाकई सलाम करने वाली बात। तो डायलॉग उस ज़माने में भी अच्छे हुआ करते थे। पर्टिकुलरली मैंने जो कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश की हैं, चाहे वो फिल्में हों और चाहे वो टेलीविज़न सीरियल्स हों, और जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तानी ज़बान से रहा है। जी। हिंदुस्तानी ज़बान क्या है, ज़रा मैं एक बार
बोलूं अगर आप कहें तो? यकीनन हिंदुस्तानी ये कैसे आया, मतलब वो क्या है, ये जबान कैसी है? तो हिंदी, अगर आप ठेठ हिंदी बोलें तो एक तो आपकी समझ में नहीं आएगी और दूसरे शायद आप हंस पड़ेंगे, हो सकता है। ठेठ हिंदी अगर आप बोलें या फसी उर्दू बोलें आप, तब भी वो हो सकता है कि आपके सर के ऊपर चली जाए, जब तक कि आपको उसके मायने कोई ना समझाए या बोलने वाला ना समझाए। लेकिन सही अल्फाज हिंदी के लेके, सही अल्फाज उर्दू के लेके जो समझ में आए लोगों को, उसका इम्तिजाज जो हुआ है, उसका मिश्रण या उसका अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर, फ्यूजन जो अगर हुआ है, उर्दू में बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत लफ्ज है ना इम्तिजाज, बहुत बहुत खूबसूरत लफ्ज है। तो वो करके वो एक जो भाषा तैयार हुई है, जिसका इस्तेमाल हमारी एंटरटेनमेंट फील्ड ने करना शुरू कर दिया, जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं। सही बात। आपकी समझ में आया? आप देख लीजिए मुगल आजम जैसी फिल्म में भी, जो कि उर्दू जबान की फिल्म थी, बावजूद इसके एक डायलॉग में यूसुफ भाई ने कहा था, कठिन शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कठिन। ये कठिन तो टिपिकल हिंदी लफ्ज है, बिल्कुल, ये उर्दू लफ्ज है ही नहीं। उर्दू में मुश्किल कहते हैं, हाँ, लेकिन मुश्किल उतना डिफिकल्ट नहीं लगता सुनने में जितना कठिन लगता है। कठिन। तो फोनेटिक्स जो है वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। आप देखिए, ये मेरा हक है, ये मैं बोलूं, और ये मेरा अधिकार है बोलूं। सुनने में क्या अच्छा लगेगा? अधिकार लगेगा, क्योंकि उसमें एक डिफरेंट पावर है। अब एक छोटी सी बात मैं करूं जी, ये बड़ा खूबसूरत है जी, ये बड़ा सुंदर है जी। सुंदर ज्यादा आसान है? सुंदर आसान तो है, लेकिन अगर आप इसको कह के देखें ना, तो ये बड़ा सुंदर है मैं कहूंगा। अगर आपको देख के कहना हो तो मैं खूबसूरत ही कहूंगा। आपने मेरा मन तो जीत लिया, मगर आप तर्क नहीं जीत पाए। वो सुंदर ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा होगा, हमारे नजर से देखिए। मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यही है जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि भाषाओं में जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो दोनों या सारी भाषाओं पे जुल्म करने लगते हैं। हर भाषा की खूबसूरती है। जैसे मुझे मराठी के कई जो एक्सप्रेशंस होते हैं सचिन जी, जो मैंने प्ले देखा था उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जिस तरह से नायिका ने वो बात कही थी, वो इट स्टिल रिंग्स इन माय ईयर जी। सो फोनेटिक्स हर भाषा के अलग होते हैं। जैसे प्लेजर का ज हिंदी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश में है, प्लेजर। तो वो वही कहने की बात है कि जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं, पुराने नॉर्थ के लोग ज बोलते ही नहीं थे, आपको पता है? नहीं, हाँ। वो बोलते थे प्लेयर। अच्छा, वो प्लेयर नहीं, अच्छा। प्लेयर। ये पंजाबी जो एक लहजा है, उस लहजे में प्लेयर कहते हैं। इसमें प्लेयर। आप पुराने दिल्ली के साथ, दिल्ली से बहुत सालों से रहे, कोई है ऐसा जो प्लेयर बोलता हो? कोई ऐसा है? मतलब यहाँ पे जो नहीं, इतने पुराने लोग नहीं है यहाँ जो प्लेयर बोले या मैयरमेंट बोले। मैयरमेंट बोलते हैं सर, मैयरमेंट। और वो तो इस बारे में कन्हैयर है। क्या है? कन्हैयर है, कनौशर। कन्हैयर है, अच्छा। कन्हैयर है, कन्हैयर है। हाँ जी। अच्छा। तो हाँ, तो लैंग्वेज हर जगह पे बदलती है, उसकी अपनी अपनी खूबसूरती है। आप समझे? जैसे पंजाबी में एक लफ्ज है जिसको एक एक्सप्रेशन है, जिसको कहते हैं लौंग दा लश्कारा। और किसी भी लैंग्वेज में आपको ये नहीं मिल सकता, लौंग दा लश्कारा। तो हर एक भाषा, जैसे मराठी की बात आपने की, मराठी में भी अपना एक एक रवानगी है। बिल्कुल। वो बचपन में ऐसी हम कुछ कर रहे थे, मैंने आंटी से बोला कि लाई आंटी आप कॉफी बीच करिए, मैं कर लूं। मैंने ले लिया तो किसी ने बोला वाह बच्ची का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। मतलब कहना चाह रहे थे हम्बल है बच्ची, अच्छा, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो अब भाषा किसी को आती है, कोई समझ, कोई सी नहीं भी आती है।
जी एक भाषा समझ आएगी तो दूसरी नहीं समझ आएगी, मैं गलत गुजराती बोल सकती हूँ, मैं फिर भी बोलती हूँ क्योंकि मुझे सीखनी है। मैं गलत कश्मीरी हो सकता है बोल सकती हूँ, लेकिन मैं फिर तो भाषा का तो ये है कि आप जितना इंटरेस्ट ले लेके सीखेंगे वो उतनी आपके ऊपर काबिज होती चली जाएगी। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। आप देखिए भाषा ऐसी चीज है ना, आप सीख नहीं सकते, आपको वो पहननी पड़ती है। वाह वाह वाह। सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको पहनना पड़ता है उसको, अपने कलेजे से लगाना पड़ता है, तब जाके वो आपकी होती है और आप उसके होते हैं। सही कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? आपकी जो वाइफ हैं सुप्रिया जी, हमने उनको एक पॉपुलर डांस शो था उसमें जी बतौर जी, नच पली है, मैं भी था उसमें से, वही अकेली थी क्या? मतलब आप दोनों बतौर कपल गए थे उसमें। जी जी जी। और आपकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी बाय गॉड्स ग्रेस बड़ी अच्छी रही। बिल्कुल बिल्कुल। आपने, मेरे ख्याल से आपकी मुलाकात भी काम के ही वक्त काम हुई के थी जरिए जब हुई आप थी। उनको डायरेक्ट कर रहे थे। जी हाँ उस जी, बारे में पहली कुछ फिल्म थी बताएं। उनकी और मैं उनका डायरेक्टर था। उस वक्त मैं उनका हस्बैंड नहीं था, इस वजह से उस वक्त मुझसे काफी डरती थी वो। अच्छा, और फिर जब हस्बैंड हो गया तो? हाँ जी, ये इस सवाल का जवाब आपके बगल में जो बैठे हैं वो देंगे। तो ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? इस दिसंबर को अभी 21 तारीख को 34 साल पूरे हो जाएंगे, 34 years। वाह वाह। और आपकी बेटी भी है जिनको मैं वेब सीरीज में देखती हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, श्रिया नाम है उनका। और श्रिया अभी बहुत काम कर रही है, टचवुड। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है हम मियाँ बीवी को अपने बच्चे को देखते हुए कि वो आगे बढ़ रही है। और कुछ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं आके और मुंह पे कहते हैं कि आप दोनों तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आहा, ये सुनकर आपकी छाती चौड़ी हो जाती है। छाती चौड़ी हो जाती है, एक नाज सा हो जाता है। और वही तो सुनना है हर माँ बाप को, वही तो चाहिए होता है कि अपना बच्चा जो है वो हमसे आगे निकल जाए और लोग उसे चाहें, उसके काम को, उसके काम की सराहना हो। यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी हैं तो आप भी तो यही अपने बच्चों के लिए चाहते होंगे। तो मैं भी आपसे अलग तो हूँ ही नहीं। सही बात है। शुक्रिया मिर्जापुर जी, में जी, उनको शुक्रिया, देखा हमने, शुक्रिया। और भी कई वेब सीरीज में आ रही हैं। तो अब बात यही है कि जो माँ बाप के शौक होते हैं अक्सर बच्चों के वो शौक नहीं होते। बिल्कुल होता है, और वो कि लादना भी नहीं चाहिए आपको उन पे। हाँ बिल्कुल, यू डोंट नीड टू इम्पोज एनीथिंग ऑन देम। हाँ, तो उनका इंटरेस्ट है आपकी आगे की पीढ़ी का लैंग्वेजेस में, जुबानों में, बहुत ज्यादा, उर्दू मेरी में? बेटी का तो बहुत है। अच्छा। हाँ, और मेरी बीवी को जब भी मैं कोई शेर कहता हूँ या मुझे कोई अच्छा शेर सुनाई देता है तो मैं अपनी बीवी से शेयर करता हूँ और शी लव्स टू हियर इट। फिर उसके कुछ अगर अल्फाज ऐसे हों जो उसको ना समझ में आए तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो बड़े आराम से वो सुनती है। और जब भी वो पल हमारी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत होते हैं। जितनी खूबसूरत ये ज़बान है उर्दू, उतनी खूबसूरत वो लम्हात होते हैं। अच्छा अच्छा। तो आम तौर पे जो हमारे जो नए बच्चे हैं ना सचिन जी, मैं भी उसकी विक्टिम रही हूँ। वक्त ऐसे बीता, प्रोफेशनल लाइफ ये वो, कि हमको लिपि सीखने का, रस्मुल ख़त जिसे कहते हैं कि कलम हाथ में उठाया और लिखना शुरू हो गए, उसको कहते हैं रस्मुल ख़त, वो हम नहीं सीख पाए। जैसे आपने नहीं सीखा, मुझे भी नहीं लिखनी नहीं आती है उर्दू, बावजूद उसके मैं पोएट हूँ। मैं उर्दू पोएट्री जी, और आप बावजूद उसके लिखते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? नहीं, बुरी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये कमी है जो हमें हमेशा खलती रहेगी, इसीलिए शायद हम अपने आप को कभी बड़ा नहीं महसूस कर पाएंगे। एक ना एक चीज कम इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए जो उसको जमीन पे रख सके। वाह वाह वाह। आज मैं उर्दू से इतनी मोहब्बत करता हूँ, सुनता कितना हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी क्या कहते हैं नशिस्त बर्खास्त होती है। हाँ, तो बड़ी खुशकिस्मती महसूस करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ वहीं घर जाते वक्त गाड़ी में ये तो महसूस होता है कि यार मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। तो वो जो एक ऐसा हुआ इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा सा यूं हो जाता है कि अच्छा बाबा ये तो कमी है, अभी क्या करें, सीखूंगा। ये एक अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट महसूस करना, वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, किसी भी काम में आप हो। सही बात है। इसका एक बड़ा अच्छा उर्दू वर्ड होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं हवा निकल जाना, एक मुहावरा है,
वो उनकी हवा निकल गई, बहुत ऐंठ रहे थे, उनकी हवा निकल गई। इसका उर्दू में अनुवाद कीजिए। चलिए, ये बहुत बन रहे थे और इतना समूह हो गया, अब इसका उर्दू में अनुवाद कैसे होगा? टैटे फिश। हाँ, मतलब उसको उर्दू बड़ी शायराना तरीके से इसको कैसे कहा जाएगा, बताइए? गुमान नहीं रहा, गुमान नहीं रहा। और कुछ सोचिए। बत्ती गुल हो गई। और हमारे अब्बा टैटे फिश कहा करते समूह थे। लेके रह गए। हाँ, हमारे अब्बा टैटे फिश कहा करते थे। सही बात है। जैसे उर्दू की एक अच्छी बात यह है कि किसी भी एक खड़ी, मतलब बहुत ही रफ से एक थॉट को बड़ा ही प्यारा सा एक्सप्रेशन दे देती है कि वो अपना समूह लेके रह गए, या बड़े बगले झांकना जिसे कहते हैं। बगले। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं कि जो पर्सनालिटी में जो फिनेस आती है, जो पॉलिश आती है, वो उर्दू जुबान वाला जब बात करता है तो वो एक किस्सा छोटा सा याद आया कि हर ऑफिस में कोई ना कोई एक इंसान होता है जो बड़ा इरिटेबल आदमी होता है। तो हमारे ऑफिस में कोई वो थी, तो दूर भी कहीं अगर किसी ने म्यूज़िक चला दिया तो वो एचआर से शिकायत कर देती थी। तो वैसे तो मैं अपने ज़ब्त के लिए मशहूर हूँ, मैं नहीं किसी से लड़ती, लेकिन एक बार मुझे लगा कि अरे आप तो बात बात में गुस्सा हो जाती हैं, आप में तो ज़ब्त नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं है अमृपाली। आपके साथ तो ये प्रॉब्लम है कि कोई आपके बगल में अगर बैठ जाता है तो वो सोचने लगता है कि मेरी कौन सी बात आपको बुरी लग जाए। तो 5 मिनट बाद बोली, सुनो तुमने जो बोला फिर से कहो ना। मतलब मुकर्रर कह दिया उन्होंने आपको, जैसे आपने कोई शेर पढ़ा हो। राइट। तो बात यही है कि लैंग्वेजेस जब आती हैं तो आपके अंदर के थॉट को बेहतर एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंदाज़े बयां आपका जो है वो बदल जाता है। जी, अब हम जल्दी से कुछ सवाल ले लें आप लोगों के। कुछ बात आप कहना चाहें, करना चाहें, कुछ सवाल पूछना चाहें, अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहें तो जल्दी से आप बताएं, जल्दी से बताएं। नजदीक। आपकी मूवी देखी है बालिका वधू जी। तो उसका जो गाना है बड़े अच्छे लगते हैं जी। प्लीज आप गा देंगे मेरे लिए? ओहो, अपने इसे उर्दू के ज़ेरे साया को आपने मौसीकी के ज़ेरे साया कर दिया। एग्जैक्टली, बट आई लव दैट सॉन्ग अ लॉट और आपकी मूवीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपने वो फिल्म थिएटर में देखी या टेलीविजन पे देखी, सबसे पहले ये बताइए। मैंने तो टेलीविजन पे ही देखी है। हाँ, क्योंकि आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब वो फिल्म रिलीज हुई, है ना? उसके बावजूद उसके आपको ये गाना अच्छा लगता है। और मुझे नदिया के पार मूवी भी बहुत पसंद है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सारी मूवीज में मीना कुमारी और सारे जितने भी हेमंत कुमार, सबके, मोहम्मद रफ़ी, सबके सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद क्या है। बात है। मैं सुनती हूँ अभी भी सारे सॉन्ग्स। जुग जुग जियो। थैंक यू सो मच। जी, दो लाइंस मैं जरूर गाऊंगा, लेकिन सबसे आखिर में गाऊंगा। आखिर में गाएंगे, ठीक है। आप कुछ पूछिए। सर, आपने क्या नदिया के पार के लिए भोजपुरी सीखी बकायदा? मतलब जी नहीं, मैंने क्या है ना कि मुझमें ज़रा थोड़ा ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी अच्छी है, जिस वजह से मैंने शूटिंग से पहले 5 दिन मैं जाके जौनपुर में रहा। और जौनपुर में जिस गांव में शूटिंग, जौनपुर के नज़दीक था, 1.5 घंटे की दूरी पे एक विजयपुर नाम का गांव था जो जौनपुर से 1.5 घंटे की दूरी पे था। तो जौनपुर से मैं वहाँ जाया करता था और उन सब के साथ रहता था दिन भर। बातें किया करता था, उनका लहजा सीखने की मैंने कोशिश की। फिर वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो हाथ में कुछ लाल धागा, लाल सफ़ेद सा धागा था उनके। तो मैंने किसी से पूछा कि ये धागा क्या है? बोले नहीं, वो राखी में जो बहन धागा बांधती है, राखी बांधती है, ये हमारी राखी है, और जब तक कि वो अपने आप ना निकले हम उसे निकालते नहीं हैं। ओह, क्या बात है। ये हमारी संस्कृति है। जी हाँ। तो मैंने कहा फिर मैं भी पहनूंगा इस फिल्म में। वाह वाह। तो वो मैंने वो किया। फिर गले में तावीज़ कुछ लोग पहनते थे, तो वो क्या है उसमें, फिर दीपा सत्ती का कुछ है लेके उसके अंदर डाल के फिर वो पहनना, वो मैंने पहनना शुरू कर दिया। वो पहनता रहा मैं। फिर एक एक चीज़ में 5 दिन में कम से कम 3-4 चीज़ें एवरी डे मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते गया, और साथ साथ ज़बान भी। वो होने के बाद फिर 5 दिन के बाद उसकी शूटिंग जो शुरू हुई और वो लोगों को फिल्म देखी, तो लोगों को आज भी यूपी बिहार के लोगों को आज भी लगता है 80% लोगों को कि मैं वहीं का हूँ। और तो और जो लोग मुंबई आते हैं उनको मालूम पड़ता है कि भैया वो चंदन यहाँ रहता है। अच्छा। चंदन यहाँ रहता है। अच्छा। बोला हाँ, वो चंदन यहाँ है, वो हमारे यहाँ का है। किसी ने बोला नहीं वो मराठी है। क्या बात कर रहे हो, मराठी कहाँ का हुआ? वो सही कह रहे हैं। वो तो हमारे यहाँ का है। और मैं जब भी कोई मिलता है मैं कहता हूँ हाँ, मैं आप ही के यहाँ। आप ही क्या काम।
अब देखिए भोजपुरी, देखिए आप ही के यहाँ का क्यों कहता हूं मैं, हाँ क्योंकि ये जगह, ये प्रांत और ये सारी चीजें जो सब हमारे। सियासत करने वाले लोगों ने बनाई है, बिल्कुल, ये आप ही के यहाँ का रहता हूं मतलब आप ही के यहाँ का रहता हूं। वाह वाह वाह, इस जगह पे तो कोई सरहद है ही नहीं ना, इस जगह पे तो कोई यहाँ की वोटिंग अलग होगी और वहाँ की वोटिंग अलग होगी, ऐसा सही थोड़ी बात, होगा। सही बात है, सही कह रहे हैं। जैसे आपने बोला ये भोजपुरी की हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी को कितना काबिले मजाक बनाकर हमारी तरफ पेश किया गया है। हमको लगता है भोजपुरी फिल्म मतलब हम नहीं देखने जा सकते। और हाँ, गंगा जमुना याद कीजिए कि नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ नहीं, इवन नदिया के पार आप याद कीजिए, हाँ, वो तो बहुत बहुत बात की फिल्म है। क्या भाषा है गंगा वो जमुना भी। तो बहुत पुरानी फिल्म है और जो कि पायदार फिल्म है, मतलब जी। जिसको कि मयारी फिल्मों में जिनका शुमार जी। है। लेकिन नदिया के पार तो 82 की फिल्म है, हाँ। उसमें एक ऐसी चीज बता दीजिए जो अटपटी हो, अब गाना इतनी सी चीज। कौन डगर में कौन दिशा में लेके कौन चला रे दिशा बटोहिया, में लेके चला रे बटोहिया, तो कौन दिशा में लेके, दिशा में वो जो उस लैंग्वेज का जो अशुद्धपन है ना, दिशा में। उसका एक अपना मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बोले कि नाव क्या अपने आप बह गई है, हाँ। बहाई गई है। तो ये बहाई गई है में जो गई वजन है यकीनन, वो बहाई गई में नहीं है। हाँ। चलिए अब आप गा दीजिए, जी मैं सब जरूर आप गाता लोग हूँ। भी गाएंगे साथ में, ठीक है? ये गाना जो भी मैं जो दो मुखड़े के 2 लाइंस गा रहा हूँ, वो दरअसल आप सबके लिए गा रहा हूँ, जश्न रेख्ता के लिए गा रहा हूँ, यकीनन जश्न रेख्ता के लिए, है ना। तो आई एम एड्रेसिंग दिस टू जश्न रेख्ता। बड़े अच्छे हाँ। लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम